अच्छा, गुड इवनिंग। तो हम आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना क्या क्या आता है इसमें। रेल, रोड, पुल, एयरपोर्ट या फिर पोर्ट या फिर विभिन्न प्रकार की दूसरी जो इंडस्ट्रियल पार्क है, या वो सारी चीजें जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वो बिजली की सप्लाई हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, नई पाइपलाइन हो, नई रोड हो, हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, नया एयरपोर्ट हो, नई पोर्ट की कनेक्टिविटी हो, वाटरवे हो, या फिर अन्य सुविधाएं जो इंडस्ट्री को, सेवा क्षेत्र को या प्राइमरी सेक्टर को, उसकी गति को, उसकी क्वालिटी को या अन्य किसी भी तरीके से देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करती है, वो सारी चीजें किस में आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसी भी देश को अगर तेजी से विकास करना है, अपनी जीडीपी को तेजी से बढ़ाना है, अपना एक्सपोर्ट तेजी से करना है या डोमेस्टिक मार्केट में तेजी से एक्सपांड करना है, विस्तार करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पहली शर्त होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले सालों में भारत में कितना हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किन किन स्रोतों से हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या मॉडल हैं, इन सब चीजों को लेकर के एक अच्छे सवाल तैयार हो जाते हैं। तो अपने इकोनॉमिक सर्वे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये सारी बातें जो हमने की वो दी हुई है, और एक एक करके उनके डाटा समेत हम उनको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो भारत में सबसे पहले हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पिछले सालों में जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसका एक डाटा अपने को शुरुआत में मिला कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो था 5.92 लाख करोड़ रुपए। अब वो उससे बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये हो जाएगा कितना? 11.21 लाख करोड़ रुपए। ये बजट का आंकलन है और इसमें अभूतपूर्व वृद्धि है। इसको कैपेक्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी देश अपनी जीडीपी में जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, इसका मतलब उस जीडीपी या उस इकोनॉमी के फ्यूचर प्रोजेक्शन, भविष्य की जो उसके अनुमान है, वो उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं। एक तो देश खर्च कर रहा है पैसा किसमें? सैलरी बांटने में, ब्याज चुकाने में, या फिर वेलफेयर जो स्कीम है उनमें। अब ये सारी चीजें जब करते हैं तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी, उससे कोई जो है वो उत्पादकता नहीं बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड अगर देश इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? नए पार्क बनाने में, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने में, नए रेलवे स्टेशन बनाने में, नए लॉजिस्टिक पार्क बनाने में, नए हाईवे बनाने में, तो ये नई चीजें जो बन जाएंगी वो क्या करेंगी? स्पीड बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, या फिर ओवरऑल लोगों को रोजगार देंगी। तो उससे क्या होगा? जीडीपी का एक्सपांशन बड़ी तेजी से होगा। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। तो उसमें अपने देश के अंदर अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2026 के बीच में। जो अगर नंबर वाइज देखेंगे तो 5.92 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11.21 लाख करोड़ रुपए, और लगभग ये कितनी? 89% की ग्रोथ है। तो पहला तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम तेजी से खर्च बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो ये अपनी पूंजी निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण कर रहे हैं, उसके अंदर पैसा जो है वो सिर्फ बैंकों से, इंस्टीट्यूशनल जो निवेश होता था पहले, परंपरागत रूप से बैंकों से ही पैसा मिलता था। तभी नए रोड बनेंगे, नए वाटरवे बनेंगे, नए पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे। अब जो है उसमें निवेश या जो पैसा आ रहा है उसके सोर्सेज जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग स्रोतों से पैसा आ रहा है। तो एक जो उद्योगपति है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर है, वो पैसा कहां कहां से ले सकता है? सबसे सिंपल उत्तर है उसका बैंकों से। लेकिन आजकल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या फिर विभिन्न प्रकार के फंड ऑफ फंड्स बने हुए जो अलग अलग क्षेत्र विशेष के, जैसे इंफ्रा का बना हुआ है, हाईवे का बना हुआ है, रियल एस्टेट का बना हुआ है, बिजली के लिए बना हुआ है, वो क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड की भांति कार्य करते हैं। सबसे अलग अलग सोर्स से जो है वो एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, या फिर पहले से कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है उससे, या इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं उनसे पैसा लेते हैं, फिर उस पैसे को उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लगाते हैं, और उससे जो फायदा होता है वो पैसा वापस से उनको जो वो ब्याज के रूप में या किराए के रूप में या डिविडेंड के रूप में
उपलब्ध करवाते हैं। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट वाला या जो कैपिटल डेवलपमेंट वाला जो सेक्टर है, उसमें बैंकों की हिस्सेदारी के बजाय दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे निवेश लगातार बढ़ रहा है। उसका अपने लिए यहां पर कुछ डाटा है। उसमें सबसे पहले कि भारत अब बैंकों से ऋण निर्भरता घटाकर अलग अलग ऑप्शन के ऊपर विचार कर रहा है, जैसे कि एनबीएफसी से। एनबीएफसी का डाटा दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25 के दौरान हर वर्ष जो एक तरीके से CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है 2020 से 25 के बीच 43.3%। उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये और इसी प्रकार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या होते हैं? ये वाला तो रियल एस्टेट के लिए, ये वाला रेल रोड और दूसरी जो है वो हाईवे वगैरह उनके लिए एक तरीके से फंड की तरह होते हैं। ये दूसरे लोग जो है वो चाहे इंडिविजुअल जो वो इन्वेस्टर हो, कोई म्यूचुअल फंड हो या अन्य कोई भी पैसे लगाने वाली एंटिटी हो, उन सब से पैसा लेते हैं और फिर ये वाला तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको पैसा उपलब्ध कराते हैं और ये वाला रियल एस्टेट के क्षेत्र में कोई काम करने वाली कंपनी है उसको पैसा उपलब्ध कराते हैं। जैसे कोई जयपुर में शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है और शॉपिंग मॉल की कीमत आएगी 5,000 करोड़ रुपए, तो ये जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये उस शॉपिंग मॉल बनाने वाले को पैसा उपलब्ध करवा देंगे कि भाई तुम्हें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, हम देंगे तुम्हें। इनके पास पैसा कहां से आया? अलग अलग क्षेत्रों से उसने इकट्ठा किया, एक फंड बनाया था, उसमें पैसा आया, वो शॉपिंग मॉल बन गया। शॉपिंग मॉल बनने के बाद उसमें सिनेमा हॉल चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, शोरूम चल रहे हैं या गेमिंग जोन चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, उससे क्या पैदा होगा? रेवेन्यू। वो रेवेन्यू किसके पास जाएगा? वो बिजनेसमैन किसको देगा? इसको रिटर्न करेगा। अब वो एक साथ मिलेगा, किस्तों में लेगा, वो उनकी शर्त पे डिपेंड करता है। फिर वो उस ट्रस्ट के पास पैसा गया, वो पैसा वापस किसको ट्रांसफर करेगा? जिनसे इसने पैसा लिया था, इन्वेस्टर ने। तो अब कुल मिला के मान लो कि आप एक शॉपिंग मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपका पैसा जो है वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप चाहते हो कि बस मैं पैसा इन्वेस्ट करूं और उसके बाद मुझे एक निश्चित टाइम पे, जैसा हम दुकान खरीद के किराया लेते हैं वैसे कि वैसा हमने इन्वेस्ट तो किया, न कोई डायरेक्ट दुकान खरीदी न शोरूम खरीदा, लेकिन उस जो है वो मॉल के दौरान जो आर्थिक गतिविधि होंगी उससे जो पैसा होगा वो रेंट के रूप में, किराए के रूप में अपने को मिलता रहेगा। तो ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में या रियल एस्टेट में चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हो, मॉल बनाने हो, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनानी हो या अन्य कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनाना हो, उसमें ये ट्रस्ट काम करते हैं। ये अलग अलग सोर्स से पैसा इकट्ठा करके पैसा लगाते हैं और उस पैसे का जो लाभ मिलता है वो वापस उनको ट्रांसफर करते हैं। सेबी ने इनको रेगुलेट कर दिया है, सबको ये काम करने अब वैलिड हो गए हैं। ये दोनों इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल डेवलपमेंट में पैसा उपलब्ध कराते हैं। तो पहला सोर्स क्या है? एनबीएफसी। दूसरा इस तरीके के ट्रस्ट, पहले वाले ट्रस्ट का क्या नाम? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरे का नाम रियल एस्टेट ट्रस्ट। इनके थ्रू पैसा मिलता है। फिर उसके बाद में सेबी ने अभी ये लास्ट वाला स्टेटमेंट दिया कि पहले इसके लिए शर्त रखी थी कि ये तभी काम कर पाएंगे जब मिनिमम इनके पास कितना फंड होगा? 500 करोड़। उसको घटा के कितना कर दिया गया? 50 करोड़ कर दिया। और 1 जनवरी 2026 से म्यूचुअल फंड जो हमसे अलग अलग छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और फिर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड और स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक निश्चित अश्योर्ड इनकम स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होगा? देश में नए जो वो रियल एस्टेट के नए नए प्रोजेक्ट इकट्ठे होंगे, स्टार्ट होंगे, उनको पैसे की कमी नहीं आएगी और उससे जो लाभ जनरेट होगा वो आम लोग या इन्वेस्टर तक वापस पहुंचाने के लिए इंटरमीडिएटरी के रूप में ये ट्रस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कुल मिला के पहले क्या होता था कि बड़ा शॉपिंग मॉल है और मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, वो दुकान या शोरूम डायरेक्ट लेके इन्वेस्ट करता था। अब वो दुकान या शोरूम खरीदने के बाद बजाय वो 1 करोड़ रुपए कहां लगा दे? इसमें। और ये पैसा लगाएगा ऐसे वाले रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में जहां से अश्योर्ड इनकम होगी, क्योंकि इनके पास बड़ा थिंक टैंक है, बड़ी रिसर्च है, ये जिसमें पैसा लगाएंगे वो चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए जो है वो इसमें कोई पैसा लगाएगा तो उसका रिटर्न भी अश्योर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार कोई मान लो कि भाई ऐसा करना चाहता है कि मैं हाईवे वाले जो प्रोजेक्ट है उनमें पैसा लगाना चाहता हूं, लेकिन पैसा है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए में तो हाईवे नहीं बनता है, लेकिन 1-1 करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों के पास है, वो पैसा लगा देंगे इसमें और ये पैसा लगाएगा फिर हाईवे प्रोजेक्ट में। उससे जो टोल वगैरह मिलेगा
उसमें पैसा इनको वापस से रिकवर हो जाएगा इनका। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो ये दोनों एक अच्छे कंसेप्ट हैं और ये जो है वो इनके ऊपर सवाल प्रीलिम्स परीक्षा में भी बनता है। ये दोनों क्या परियोजनाएं हैं उनको लेकर के ठीक ठाक कंसेप्ट है ये। उसके बाद में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना अकेला सरकार के बस की बात नहीं है, तो प्राइवेट प्लेयर को मौका दिया जाए। तो अकेले प्राइवेट प्लेयर को मौका दे दिया जाए तो प्राइवेट प्लेयर मोनोपोली या फिर सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है वो लोगों का शोषण करना शुरू कर देते। इसलिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहना जरूरी है ताकि वो रेगुलेट करके रखे, टर्म्स कंडीशन नियम कायदे कानून तय करे और बहुत सारे कैपिटल जो या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसमें पब्लिक के साथ मिलकर जो है वो सरकार प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप करके और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो अब उसमें देखें तो भारत में इस पीपीपी मॉडल की शुरुआत कब से होती है? सन 2000 से। अच्छा, उससे क्या होगा अगर पीपीपी ये सरकार प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके इस तरीके के इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाएगी तो इंफ्रा की कमियां जैसे कि रेल, रोड, पोर्ट या विभिन्न प्रकार के दूसरे हैं उनकी कमी दूर होगी और ज्यादा बेटर क्वालिटी की सर्विस जो है वो नागरिकों को मिल पाएगी। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि सरकार के पास हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, हर फील्ड के लिए जो है वो काम करने का पूरा एक डिपार्टमेंट सिस्टम या इतने एफिशिएंट जो है वो नौकरशाह या उसके कर्मचारी नहीं होते। जबकि प्राइवेट फील्ड में जैसे रोड बनाने वाली कंपनी है या एल&टी जैसी बड़ी कंपनी है उसके पास अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे वर्कर भी हैं, अच्छे जो है वो आर्किटेक्ट भी हैं, वो सारे काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की जो विशेषज्ञता है उसका लाभ मिल जाता है इसमें। अब उसके बाद जो है वो प्रमुख चुनौती इस पीपीपी में क्या है? वो दीर्घकालिक सेवा भागीदारी के बजाय संपत्तियों की बिक्री के रूप में देखा जाना। मतलब प्राइवेट प्लेयर वाले जो हैं वो इसमें ज्यादा अपना मुनाफा ओरिएंटेड या उस तरीके से है और सरकार को कई बार इसमें इन्वेस्टमेंट में जो है वो घाटा लगता है और वो उसको बेचता है या फिर इस तरीके की चीजें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब तक प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट रहता है तब तक उसकी क्वालिटी और सर्विस अच्छी रहती है और उसके बाद उसकी क्वालिटी एकदम से डाउन चली जाती है, बेकार हो जाती है। फिर सरकार उसको जो है वो इतना पैसा लगाने के बावजूद उतना ज्यादा लाभ भी नहीं हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न नहीं हुआ, उसके बावजूद उसको बेचना पड़ता है मजबूरी में। प्राइवेट सेक्टर उसको एक तरीके से अपना एडवांटेज अपने पक्ष में करने के लिए उसको एकदम से क्वालिटी गिराकर फिर बेचना पड़ जाता है उस प्रोजेक्ट को और फिर वापस से प्राइवेट प्लेयर उससे ज्यादा पैसे एक्सप्लोर करता है। अब लास्ट में इधर कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल जो है वो कितने हैं, तो इसमें आपने पढ़े भी होंगे ये अलग अलग जगहों पर, बीओटी टोल, बीओटी एन्युइटी मॉडल और ये सारे। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं बता दूं कि ये पीपीपी मॉडल में बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, प्राइवेट प्लेयर बनाए उसको काम में ले और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दे। जैसे कोई रेल, रोड, पुल है उसको कौन बनाए? प्राइवेट प्लेयर, उसको फिर संचालन की जिम्मेदारी ले और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दे। अब ये ट्रांसफर करके बनाएगा और ऑपरेट करेगा तो बनाने के दौरान पैसा खर्च आएगा, पैसा खर्च आएगा तो प्राइवेट प्लेयर धर्म दान करने के लिए तो कोई काम करता नहीं है, पैसा कमाने के लिए काम करता है। इसको बनाने के बाद इसकी जो लागत है उसको वो निकालेगा। तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में दो चीजें हो सकती है। पहला कि वो बनाए और बना के उसको ऑपरेट करे। जैसे एक हाईवे किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया, फिर उसका संचालन करे और संचालन के दौरान गाड़ियां चलेंगे, उनसे क्या वसूले? टोल वसूले। जब उसकी लागत पूरी हो जाएगी तो वो उसको ऑपरेट को करने के बाद किसको ट्रांसफर कर दे? सरकार को। दूसरा बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एन्युइटी। मान लो कि सरकार कहे किसी प्राइवेट कंपनी से कि एक आप हाईवे बना दो और हाईवे की मेंटेनेंस करो, लेकिन आने जाने वालों से टोल मत वसूलो। तो फिर वो कहेगा कि पैसे कहां से मिलेंगे हमें? तो कहेगा चिंता मत करो, वो पैसा हम आपको ट्रांसफर करेंगे, सरकार उसको पैसा देगी। तो बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर सरकार को ट्रांसफर करेगा, उसकी लागत जो है वो सरकार के द्वारा उसको दी जाएगी। तो ये मॉडल कैसा है? एन्युइटी राशि के रूप में उसको दिया जाएगा, एन्युइटी मॉडल कहलाएगा। फिर उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत से लेकर उसकी डीपीआर बनाने से लेकर और लास्ट में तैयार करने तक वो सारा काम किया जाए उसका मॉडल। तो कैसे कोई डैम बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी पार्क बनाना है, रोड बनाना है, उसका डिजाइन भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, खुद उसका डेवलपमेंट भी खुद करेगा, उसके अंदर जो पैसे की व्यवस्था भी खुद करेगा, ऑपरेट करेगा और ट्रांसफर करेगा। इस दौरान सरकार उसको जो भी लागत आएगी, जो भी हिस्सेदारी होगी, वो सरकार की तरफ से भी उसको मदद की जाएगी और ऑपरेट करने के दौरान उसको जो ये सुविधा दी जाएगी अपनी जो है वो रकम को रिकवर कर सके। तो ये उसका मॉडल। एक हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, कोई रोड बनाई है, उस रोड के अंदर
मान लो कि सरकार पैसा लगाएगी 40% और प्राइवेट प्लेयर लगाएगा 60%, तो वो जो 60-40 का रेशियो है, उस दौरान वो हाईवे बन के तैयार हो गया। अब उसमें 40 जो है वो 60% अपना हिस्सा जो प्राइवेट प्लेयर ने लगाया है उसको रिकवर करने के लिए तो वो रोड पे टोल लगा दे और बचा हुआ कंपनसेशन सरकार उसको दे दे। तो ये क्या कहलाता है? हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, जिसमें सरकार की तरफ से भी मदद की जाएगी और कुछ हिस्सा पब्लिक से भी वो सर्विस देने के दौरान रिकवर करेगा। फिर टोल ऑपरेट ट्रांसफर, तो कोई भी सरकार ने रोड बना दिया, रोड बनाने के बाद टोल इकट्ठा करने का काम सरकार नहीं करे, तो वो टोल कौन ले? प्राइवेट प्लेयर। सरकार ने सपोज 1000 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनाया, अब रोड बना के उसने क्या कहा? तैयार कर दिया, और सरकार अब निविदा या बिड आमंत्रित करती है कि इस रोड के ऊपर हमें टोल इकट्ठा करने वाला चाहिए। तो टोल ये सरकार ने बनाया है हाईवे, तो लागत तो सरकार की है। अब प्राइवेट प्लेयर टोल इकट्ठा करे, उसके बदले सरकार को पहले क्या देगा? फीस देगा कि भाई तुम्हें 200 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे, 200 करोड़ तुमने जमा कराए, इसके बदले हम 2 साल तक इस रोड पे आपको टोल इकट्ठा करने की अनुमति देंगे। तो वो टोल इकट्ठा करेगा, इस दौरान उसकी मेंटेनेंस देखेगा, और जब ये 2 साल पूरे हो जाएंगे तो सरकार को वापस से ट्रांसफर कर देगा। इसके मेंटेनेंस वगैरह सरकार देखती रहेगी। तो कुल मिला के पब्लिक जो है, सरकार, वो प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के मॉडल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती है और बनाने के बाद ऑपरेट करती है। जिसके ये कुछ मॉडल हैं, बोट में टोल मॉडल, दूसरा सरकार की तरफ से मदद वाला एन्युइटी मॉडल, और फिर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, जिसमें डिजाइनिंग से लेकर बनाने तक और उसकी कॉस्ट निकालने में कुछ तो वो पब्लिक से पैसा लेगा और कुछ सरकार उसको मदद करेगी। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें जो वो सरकार और प्राइवेट का पार्टनरशिप से बनेगा, और कुछ हिस्सा जो प्राइवेट ने लगाया है वो पब्लिक से निकालेगा और बचा हुआ हिस्सा सरकार उसको ट्रांसफर करेगी। और इसमें सरकार बनाएगी, ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसको सौंपेगी? प्राइवेट प्लेयर को, और प्राइवेट प्लेयर सरकार को इसके बदले क्या देगा? फीस देगा। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल है सार्वजनिक निजी भागीदारी के। उसके बाद में अपनी एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है पीपीआई, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। मतलब किसी भी देश में, खास करके विकासशील देशों में, यह रिपोर्ट किसके लिए निकाली जाती है? विकासशील देशों के लिए। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। ये इस रिपोर्ट में क्या होता है कि किसी विकासशील देश में प्राइवेट प्लेयर ने, प्राइवेट कंपनियों ने, निजी कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उस देश की कंपनियों ने या उस देश में बाहर की कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत के केस में देखें तो इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है? भारत जो मीडियम और लोअर इनकम वाले देश हैं, उनके अंदर टॉप 5 जो देश हैं, उन देशों में है जहां पर प्राइवेट प्लेयर के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर बड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में कब इन्वेस्ट करता है? जब उसको बाजार पे भरोसा है, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भरोसा है, और उसके लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वो लगातार ग्रोथ करेगी, उस बात पे भरोसा है। तो भारत की इकोनॉमी जो है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी से विकास करने वाली है, तभी प्राइवेट प्लेयर हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा रहा है, उन देशों में कौन से? मीडियम और जो वो लोअर इनकम वाली इकोनॉमी में, उसमें टॉप 5 देशों में। अगर साउथ एशिया की बात किया जाए, साउथ एशिया के अंदर जितना भी प्राइवेट प्लेयर के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा रहा है, उसका कितने से ज्यादा हिस्सा इंडिया में है? 90% से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। आई बात समझ? तो ये भी एक डाटा है, इस रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहां पर। उसके बाद में यहां पर अपने जो एक कमेटी है जिसका नाम है PPPAC, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, या फिर आर्थिक मामलों का जो विभाग है, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर में एक काम करता है विभाग जिसका क्या नाम है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में एक कमेटी काम करती है जिसका क्या नाम है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। मतलब सरकार के द्वारा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जिनमें प्राइवेट पार्टनरशिप को
आगे लाना है, बढ़ाना है, उसका मूल्यांकन करने के लिए, मतलब वो फिजिबल रहेगा क्या, या फिर वो जो इन्वेस्टमेंट हम करा रहे हैं वो लोगों के लिए ठीक रहेगा क्या, या पब्लिक की प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली तो नहीं हो जाएगी, या जितना पैसा हम उनको देंगे मतलब बाद में कमाने के लिए देंगे वो उतना ही होगा क्या, जिससे कि एक फेयर उनको भी कंपनसेशन मिल जाए और लोगों पे भी अतिरिक्त भार ना पड़े। तो इस तरीके के मामलों को देखने की एक कमेटी है जिसका नाम है PPPAC कमेटी, जो काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों के विभाग के अंडर में। और ये विभाग जो है वो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके जो है वो आर्थिक कार्य विभाग के सचिव जो होते हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। और ये कमेटी काम क्या करती है, कमेटी काम करती है उन सारे PPP प्रोजेक्ट की जांच करना, मूल्यांकन करना, फिजिबिलिटी देखना जिनके लिए सरकार अनुमति देने जा रही है। तो केंद्रीय क्षेत्र की जो सरकार जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PPP परियोजना है उनके मूल्यांकन करके सिफारिश करने का काम करती है। इस जो कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये जो आर्थिक कार्य विभाग है उसका चेयरपर्सन। बाकी इसके साथ जो जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अपने दूसरे सेक्टर है, कॉमर्स का कोई है, तो उस मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट काम करते हैं उसका सचिव हो सकता है, उसके मेंबर हो सकते हैं। नीति आयोग का जो है वो CEO इसका मेंबर होता है। यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित है उन सब के सचिव, CEO या उनके उच्च अधिकारी इसके मेंबर होते हैं। जबकि इसका चेयरपर्सन कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करने वाले आर्थिक कार्य विभाग का जो है वो चेयरपर्सन इसका सचिव होता है। उसके बाद इस कमेटी ने 2014-15 से और 25 तक 129 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अपनी सिफारिश दी है। तो यह भी एक अलग से सवाल बन जाता है कि यह कमेटी क्या है, यह कमेटी क्या काम करती है, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो एक प्रारंभिक परीक्षा का सवाल बन जाता है, यह भी अपने लिए अच्छा सवाल बनता है। उसके बाद में लास्ट के अंदर इसका वायबिलिटी गैप फंडिंग और एक इसके बाद और नया डाटा अपने लिए। मान लो कि सरकार कहे किसी प्राइवेट कंपनी से जो रोड बनाती है और उसको कहेगी तुम बांसवाड़ा से लेकर जयपुर तक की रोड बनाओ। ठीक है साहब, बना देंगे। तो वो कहेगा कि मैं बांसवाड़ा से जयपुर तक की रोड तो बना दूंगा, लेकिन जयपुर से बांसवाड़ा कोई जाता ही नहीं है। क्या लेने जाएगा बांसवाड़ा? भाई टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर किसी का घर हो वहां पर वो जा सकता है, किसी की सरकारी नौकरी हो वो जा सकता है। बहुत ही कम लोग जाते हैं क्योंकि बांसवाड़ा में कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर नहीं है। इसलिए जब मैं रोड बनाऊंगा तो उसमें पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो वो मेरी लागत को मैं टोल लगा के कैसे वसूलूंगा? क्योंकि मान लो कि मैंने 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वो 40,000 करोड़ रुपए तो अगले 100 साल तक रिकवर नहीं होंगे मेरे। तो इसका मतलब मेरे प्रोजेक्ट की लागत और उससे मेरी जो कमाई है इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। तो सरकार कहेगी तुम तो ये रोड बनाओ, तुम्हें टोल से कितने मिल जाएंगे? कह साहब मेरे को उससे 30,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे अगले 20 साल में। कितना डिफरेंस आएगा? 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए सरकार आपको देगी, तो आपकी प्रोजेक्ट की लागत पूरी हो जाएगी और उसके बाद आगे आपको और रियायत दी जाएगी ताकि आप उससे मुनाफा कमा सको। तो इसका मतलब कोई प्रोजेक्ट जब किसी प्राइवेट प्लेयर को करने के लिए दिया जाए और उस प्रोजेक्ट की लागत पूरी ना हो या फिर उसका प्रॉपर मुनाफा ना मिले, तो उसके बीच में लागत और आय के बीच में जो गैप रहता है, वो गैप जब सरकार पूरा करती है तो वो क्या कहलाता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो सरकार ने चला रखी है और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन ने लिखे हैं। तो आर्थिक रूप से वांछनीय, जो इकोनॉमिक रूप से तो होने चाहिए, लेकिन उनका कॉमर्शियल जो है वो उतना आउटपुट नहीं हो पाता, मुनाफा नहीं हो पाता, ऐसी योजनाओं में सरकार के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। जैसे कि बांसवाड़ा के लोगों को बेहतर अच्छी क्वालिटी की रोड प्रदान करना, यानी कि यहां पर सामाजिक क्षेत्र के लोगों को उनकी जीवन शैली भी अच्छी खासी हो सके, उनकी कनेक्टिविटी भी अच्छी खासी हो सके, उस दृष्टिकोण से सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं जिसके वाणिज्यिक संचालन के अंदर कोई भी जो है वो पब्लिक सेक्टर की योजना जिसका कॉमर्शियल जो है वो ऑपरेशन अपन ने किया और 5 सालों के लिए वो योजना चली, तो उस दौरान उसमें
जो खर्चा आएगा उसका तो 50-80% सरकार के द्वारा, और फिर उसको ऑपरेट करने के लिए 50% सरकार और ज्यादा उसको अनुदान देगी। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कहीं पर एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है जैसे दिल्ली का एम्स, और वहां पर पार्किंग की समस्या है और सरकार ने पार्किंग फ्री कर रखी है। तो इसका मतलब पार्किंग लॉट बनाना, पार्किंग से संबंधित स्टाफ रखना और इस तरीके का काम करना किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लगभग फ्री, ऑलमोस्ट फ्री है, या सरकार 2 रुपए 5 रुपए वहां पर चार्ज करने देती है। तो दिल्ली एम्स एक तो लोकेटेड बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है, और वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और करना, इन सब में खर्चा आएगा। तो सरकार मान लो कि किसी फर्म को ठेका देती है कि आप एम्स की पार्किंग का मैनेजमेंट करो, तो इसके लिए पार्किंग लॉट बनाओ एक तो प्रॉपर, फिर वहां पर कर्मचारी रखो और प्रॉपर व्यवस्था करो। क्या साहब, आपने मैक्सिमम फीस तो निर्धारित कर रखी है 5 रुपए, 5 रुपए में जो अगर मैं ये पार्किंग वगैरह की व्यवस्था विश्व स्तरीय बनाऊंगा जहां पर हजारों लाखों गाड़ियां एक साथ आ जाएं, तो उसके लिए तो इतना तो मैंने जो पैसा लगाऊंगा वो तो पूरा ही नहीं होगा। तो यह चिंता मत करो, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे उसमें हम आपको कितना रुपए देंगे, 80% तो उस टाइम देंगे। फिर क्या 80% आपने देके बनवा तो दिया, उसको मेंटेन खर्चा करने में भी तो खर्चा आएगा। कि चिंता मत करो, मेंटेन करने में भी कितना खर्चा हम आपको देंगे, 50% तो तुम उस प्रोजेक्ट से रिकवर करना और 50% हम देंगे। तो बनवा के भी देंगे और उसके बाद उसके संचालन में भी आपकी मदद करेंगे। बनवाने में कितना, 80%, संचालन में कितना। ये प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, सोशल वेलफेयर टाइप के, सामाजिक रूप से लोगों का भला करने वाले होने चाहिए, जिसका एंगल क्या नहीं हो, कॉमर्शियल नहीं हो, है ना, सुविधा देना हो, लोगों का जीवन स्तर अच्छा करना हो। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 तक कितनी इस तरीके की योजनाओं को मंजूरी, बेहतर। और आर्थिक क्षेत्र जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें पूंजीगत व्यय का 40% सरकार देगी और 60% अगले को देना पड़ेगा, जिसमें रिकवर होने के, पैसा रिकवर होने के चांस अच्छे होते हैं, है ना। तो ये 2 मॉडल है, एक तो प्योरली सोशल सर्विस हो और दूसरा जिसमें पैसे आने की गुंजाइश ज्यादा हो। इसके तहत एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया गया। यह फंड की घोषणा जो है वो नवंबर 2022 में 23 से 25 तक 3 सालों के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रीवे के साथ अधिसूचित किया गया। यह क्या फंड है, इसके बारे में एकदम सरल भाषा में आपको समझाएं। कोई भी कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर का जब प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोजेक्ट बनने से पहले मान लो कि अपने यहां पर जयपुर के पास में कोई एक टूरिस्ट प्लेस बनाना है या टूरिज्म पार्क डेवलप करना है, तो सबसे पहले घूम फिर के उसकी लोकेशन देखी जाएगी कि कहां पर पानी, नदी, पहाड़ या प्राकृतिक सुंदर दृश्य बनते हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट बनाएंगे बायोडायवर्सिटी नष्ट होंगी। प्राइवेट लोगों की जमीन है तो जमीन को एक्वायर करने में कितनी दिक्कत आएगी। फिर शहर से कितनी दूरी पर कनेक्टिविटी है, मतलब एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर जिसको कहते हैं, वो तैयार करनी पड़ती है। फिर उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। फिर उसके लीगल स्टेटस क्या, लोगों से जमीन लेने के दौरान मुकदमेबाजी कितनी हो सकती है। फिर उसके बाद कौन सा सामान कहां से खरीदा जाएगा, विश्व में ऐसे प्रोजेक्ट कहां कहां चल रहे हैं। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, जिसमें डीपीआर से लेकर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कानूनी मुद्दों से लेकर डिजाइन के मुद्दे। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो अवसंरचना विकास परियोजना है उसको प्रारंभ होने से पहले भी बहुत सारी खानापूर्ति करनी पड़ती है। तो उन पहले वाली खानापूर्ति या पहले वाली जो लायबिलिटी होती है उन सबको पूरा करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो फंड बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। क्या ये फंड जो होगा वो ऐसी जगह पर पैसा लगाएगा जहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है? नहीं, ये किसके लिए, उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले क्या क्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट करने, सर्वे करवाने, लीगल मामलों को निपटाने या डिजाइन करने, या विभिन्न क्षेत्र जैसे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हम भाई किसी जगह पर मान लो कि दुकानें बना रहे हैं तो हमें पहले जमीन खरीदनी है। तो जमीन खरीदने के लिए कौन सा एरिया बढ़िया रहेगा, फिर कौन सा जो है वो वहां पर बाजार में लोगों का फुटफॉल ज्यादा है, उस एरिया का सर्वे करना पड़ेगा। फिर कोई जमीन हमने पहचानी, उसके अंदर कोई लीगल मामला तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। भविष्य के प्रोजेक्शन क्या है, वो सारी जो स्टडी की जाती है, फिर उनका डिजाइन बनाया जाता है, वो सारे काम ये इससे संबंधित आएंगे। तो विकास परियोजनाओं को शुरू करने से पहले जितनी भी जो खानापूर्ति होती है या फॉर्मेलिटी होती है उनको सपोर्ट करने वाला एक फंड है
जो 2022 में 3 साल के लिए बनाया गया और पैसा कितना रखा गया? 150 करोड़। तो प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जिनका अभी जो एक तरीके से डिजाइनिंग चल रही है, उनसे संबंधित जो भी खानापूर्ति होती है, उनको सपोर्ट करने वाला। तो एक अच्छा सवाल यह भी बनता है, क्या ये फंड जो है वो आगे ऑप्शन दे दे कि योजनाओं को फाइनेंस करता है या फिर योजना बनने के बाद जो है वो रिकवरी करवाता है? जो भी करवाता है, तो ये क्या करता है, योजना या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जितनी भी बातें होती है, उस समय जो खर्चा आता है, उस खर्चे को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। याद रह जाएगा ये। अब सबसे लास्ट में जो 3 साल के पीपीपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, उनके लिए अपने यूनियन बजट 2025-26 के अंदर जो है वो 852 प्रोजेक्ट को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए या उनको लागू करने के लिए, चालू करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे या केवल केंद्र और जो है वो यूनियन टेरिटरी मिलकर काम करेंगे, उन 852 परियोजनाओं को अपने फाइनेंशियल जो है वो बजट 2025-26 में शामिल किया गया है। और साथ में जो विभिन्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन विभिन्न मंत्रालय और विभाग जो है वो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उसके लिए एक सूचकांक या इंडेक्स बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा है? राष्ट्रीय अवसंरचना सह क्षमता सूचकांक। मतलब कौन सा स्टेट ज्यादा प्रिपेयर है, ज्यादा बेहतर काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, किसका जो सरकारी तंत्र है वो उतना ही ज्यादा बेहतर प्राइवेट सिस्टम के साथ मिलकर उसकी रेडीनेस, उसकी जो है वो एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम की एफिशिएंसी, या फिर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की क्षमता, या फिर उस देश में उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमी को लेकर कितना बढ़िया इकोसिस्टम तैयार हो गया है। उन सभी राज्यों को आपस में एक दूसरे के प्रति हेल्दी कंपटीशन करवाए जा सके, उसके लिए इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसका नाम है नीई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी सूचकांक, है ना। तो ये लास्ट में एक और अपने लिए प्रारंभिक परीक्षा टाइप का सवाल बन जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी डायमेंशन बन सकते थे, हमने इस पे डिस्कस किए। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।